आज ज्योग्राफी का पहला दिन है और इस पहले दिन में हम पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम क्लास 6 का शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे पॉइंट भी मैं बीच में बताऊंगी जो कई बार आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपका एक तो बेस तैयार हो रहा है, साथ में आपको वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है आपकी कई क्यूरियोसिटी को शांत करेगा। जैसे रात में आप कभी घूमते हुए तो देखते होंगे रात में कितने प्यारे प्यारे तारे चमकते हैं। स्पेशली जब क्लीन स्काई होता है तो आपको बहुत खूबसूरत स्काई दिखता है, उसमें ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स दिखते हैं, मून है। आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो भी कभी आप जाइएगा घूमिएगा तो देखेंगे जो चीज़ें ट्विंकलिंग कर रही हैं वो तो स्टार्स हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है, तो वो स्टार कैटेगरी में आते हैं। और जो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं वो सिर्फ चमकते हैं, लाइट देते हैं, वो जिनमें ट्विंकलिंग नहीं होती है वो प्लैनेट्स होते हैं। तो अब कभी भी आप अगर जाते हैं और स्काई को देखते हैं तो आप उनमें सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन से स्टार्स हैं और कौन से प्लैनेट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले इसमें बात की गई है फेजेस ऑफ मून की। फेजेस ऑफ मून को समझने के लिए हम इसमें आते हैं। मेरे पास एक पिक्चर है, चलिए इस पिक्चर के थ्रू आप समझेंगे। अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो जो येलो कलर है, आप ये इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर आपका सन है और सन की लाइट इधर से पड़ रही है, बीच में आपका अर्थ है, चारों तरफ ये जो है फेजेस हैं मून के। अब क्या है कि जो ये ब्लैक वाला है पार्ट, जो फुल आपका जो न्यू मून है, यहाँ पर क्या होता है, जिस साइड की तरफ ये जो मून का जो फेस या आप कहती जो साइड अर्थ की तरफ होगी वहाँ सन की लाइट तो पहुँचेगी नहीं, तो पूरा ब्लैक होगा। ठीक, अब ब्लैक होगा और जो दूसरा साइड है वहाँ पर पूरी लाइट होगी तो वो पूरा चमक रहा होगा। मगर हमें अर्थ से मून नहीं नज़र आएगा क्योंकि वो पूरा जो हिस्सा अर्थ की तरफ है वो पूरा अंधेरे में है, ब्लैक है। तो ब्लैक है, रात में हमें ब्लैक में ब्लैक नज़र ही नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, इस कंडीशन को हम अमावस्या बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं न्यू मून। अब क्या होता है, यहाँ से मून की जो, अगर आप देखेंगे, अब ये जो है, ये जो मून है ये हो गया आपका अमावस्या। अब यहाँ से मून के जो फेजेस हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर आता है सेकेंड फेज, ये आता है आपका, इसको हम कहते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग क्रिसेंट, यहाँ वैक्सिंग का मतलब ये होता है कि जो कि ग्रोइंग है, बढ़ रहा है। यहाँ से अब इसका मून का जो शेप है वो बढ़ रहा है, तो वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक, ये वाला जो पोजीशन होगी वैक्सिंग क्रिसेंट के नाम से जानी जाएगी। अब यहाँ पर आते ही ये हमें फर्स्ट क्वार्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें हाफ जो मून है वो हमें ऐसा दिखता है कि आधा मून है, क्योंकि आधे में सनलाइट प्रॉपर पड़ रही है। इस तरफ जो ये है यहाँ पे सूरज की, सन की जो लाइट है प्रॉपर पड़ रही है इसलिए लाइट में है, और इधर डार्क हो गया है। ठीक, ये वाला हिस्सा डार्क है तो इसलिए हमें ये नज़र नहीं आता। तो इसे हम फर्स्ट क्वार्टर भी कहते हैं और कई बार हम इसको हाफ मून भी बोलते हैं। ठीक है, हाफ मून भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है ये जो फेज होता है, ये वाला जो है जिसमें हाफ मून से थोड़ा ज़्यादा हमें जो मून है वो थोड़ा ज़्यादा दिखता है। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ वैक्सिंग का मतलब है ग्रोइंग। यहाँ पे जो मून है वो बढ़ता जा रहा है, तो वैक्सिंग, और इसका बोलते हैं गिबस। तो ये जो है इस फेज को बोलेंगे वैक्सिंग गिबस। नेक्स्ट आता है फुल मून। यहाँ पर हमें मून पूरा का पूरा फुल दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे फुल मून कहते हैं, या फिर इसे हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे हम पूर्णिमा भी बोलते हैं।
यहाँ पे क्या होता है कि हाफ जो पूरा हिस्सा होता है जो अर्थ के सामने होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, लाइट इस पर पड़ रही होती है, इसीलिए हमें चांद यहाँ से पूरा नज़र आता है। और यहाँ पर आ जाइए, इस पोजीशन को हम बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं वेनिंग गिब्बस, यानी वेनिंग का यहाँ अर्थ होता है, यहाँ पे जो मीनिंग है वो है स्मॉल। अब यहाँ पे साइज उसका स्मॉलर होता जा रहा है ना, घटता जा रहा है, इसलिए वेनिंग गिब्बस। और ये होता है थर्ड क्वार्टर या हाफ मून भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है वेनिंग क्रिसेंट। ठीक, ये सारे फेजेस हैं मून के। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि ज़्यादातर जो आपका सोलर इक्लिप्स पड़ता है वो तब पड़ेगा जब ये वाली कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन, यानी यहाँ पर सन है आपका, ठीक, यहाँ पे सोलर इक्लिप्स बनेगा। क्यों? सोलर इक्लिप्स की क्या कंडीशन होगी, ये अर्थ है, ये आपका मून हो गया और यहाँ सन हो गया। अब जो यहाँ से जो मून होगा, मून की परछाई जो होगी वो सन पे आएगी और इसकी वजह से सन ढक जाएगा और यहाँ पर तब पड़ेगा आपका सूर्य ग्रहण। और जब ये वाली सिचुएशन होगी, जैसे कि ये वाली, ठीक है, ये वाली सिचुएशन होगी तो जहाँ पर सन, अर्थ और मून बराबर सामने सामने आते हैं, तब आपका आता है ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो जिसे हम चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। क्यों? इस पे क्योंकि जो धरती, जब सन सामने आ जाएगा और ये सामने आएगा तो धरती की छाया इस पर पड़ेगी और इससे ये ढक जाएगा, तो फिर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये चीज़ हल सबको पता है मेरे ख्याल से, नहीं भी पता है तो अब पता चल गई, अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे, यहाँ फुल मून क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, न्यू मून भी क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ दिस न्यू मून। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़। व्हाट इज़ दिस सेलेस्टियल बॉडीज़? देखिए सेलेस्टियल बॉडीज़ वेरी सिंपल, जितनी भी आपके इसमें यूनिवर्स में आपके हेवनली बॉडीज़ हैं, यानी कि आपका सन, मून, प्लैनेट्स, ये सभी जो आते हैं, स्टार्स, ये सब सेलेस्टियल बॉडी में आते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टार्स किसे कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जिनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, ठीक है, उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सन इज़ अ स्टार, वो उसकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, और उसी की हीट एंड लाइट से अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो हमें नज़र आती। अब बात आती है हमें दिन में क्यों नहीं नज़र आती। हमें दिन में इसीलिए नहीं नज़र आती क्योंकि दिन में सन की जो ये है रोशनी है वो इतनी तेज़ होती है, जिसमें ये जो सारी आपके हेवनली बॉडीज़ हैं ये हमें नज़र ही नहीं आते। अब रात के टाइम क्या होता है कि सारी हेवनली बॉडीज़ पे जो सन की लाइट पड़ती है, जैसे ये सन है ना, सन की जो लाइट पड़ेगी हेवनली बॉडीज़ पे, उस पर लाइट पड़ के वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी अर्थ पर। ठीक है, तो जब अर्थ पे वापस आएगी तो फिर क्या होता है, हमें वो चीज़ आसानी से दिख जाती है। तो इसलिए डे टाइम में हमें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, बट रात के टाइम हमें ये सारी चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरा है, इधर आते हैं। ओके, एक और टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ मिलती है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। अब कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? स्टार्स क्लियर हो गए। कॉन्स्टेलेशंस होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक्स सम स्पेसिफिक शेप। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो कई सारे ऐसे स्टार्स कभी देखे होंगे आपने, तो वो सारे स्टार्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और अगर हम उन्हें जोड़ें तो वो कोई ना कोई शेप बनाएंगे। ठीक, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये सप्तऋषि का ना, तो सप्तऋषि का एक ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, 7 स्टार्स हैं इसमें, ठीक, 7 स्टार्स हैं और इन 7 स्टार्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको एक स्पून काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये एक आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है सेलेस्टियल बॉडी का, सॉरी आपका कॉन्स्टेलेशन का।
इसके अलावा कई सारे कॉन्स्टलेशंस और हैं, जैसे अर्सा मेजर हो गया, बिग बेयर हो गए, ऐसे कई सारे कॉन्स्टलेशंस हैं। अगर आप कभी गूगल करेंगे तो आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें वो पिक्चर्स आपको ज्वाइन करके दिखाएंगे। तो कहीं पर आपको ऐसा जैसे तीर मारता हुआ आदमी है, इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है, ठीक है। इसमें ये जो है ना ये है, ये आपका पोलर स्टार कहे जाते हैं, जो ये आपका सीधे ये जो गया हुआ है, ठीक, ये जो है आपका ये पोलर स्टार है। यहाँ पे इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। पहले के ज़माने में जब लोगों के पास कंपास नहीं होते थे तो इसी से ही वो डायरेक्शंस का देख लिया करते थे, फाइंड आउट कर लेते थे। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। पोलर स्टार आपको ये स्पेशली नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है और ये नॉर्थ में ही हमेशा रहता है। नेक्स्ट आता है आपका प्लैनेट्स। देखिए प्लैनेट्स किसे कहते हैं? प्लैनेट्स उन्हें कहते हैं, एक हेवनली बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, बट वो दूसरों की हीट एंड लाइट से ब्लो करते हैं या चमकते हैं, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। क्लियर? ये हो गया प्लैनेट्स की थ्योरी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। देखिए अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद सन है, एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये सब हमारे बनाते हैं सोलर सिस्टम, ठीक। इन सोलर सिस्टम में ये सारी जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, हम इनके बारे में वन वन करके एक एक करके बात करते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी जिसमें ये है, देखिए थोड़ा सा हम इसको, ये सन है। इसमें आपको ना मेन जो चीज़ें याद रखनी है, इसमें ये याद रखनी है जो इनकी सीरीज़ कई बार पूछ लिया जाता है कि थर्ड नंबर पे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे कौन सा है प्लैनेट, इस तरीके से। तो वीनस, अर्थ, वीनस, स्टार्ट मरकरी से होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट आएगी, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक। यहाँ पे प्लूटो नहीं है, प्लूटो को हम अभी बात करेंगे कि क्यों ऐसा है, जो कि प्लूटो को हमने इस प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया है, ठीक। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा और अब हम बात करते हैं सन के बारे में, ठीक है। सन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक। सन की अगर मैं बात करूं तो सन में आपको 2-3 बातें मैं आपको बता देती हूँ कि सन में ज़्यादातर जो हीट प्रेजेंट होती है, सन में जो हीट प्रेजेंट होती है उसके ना, उसमें जो गैस है वो है हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वजह से जो हाइड्रोजन उसमें बर्न करता है, इसकी वजह से हमें हीट मिलती है। और इसमें ये काफ़ी सालों से चल रहा है, काफ़ी सालों से है। इसकी अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो 1.39 मिलियन किलोमीटर इसका डायमीटर है, आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सन जो है हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक। अब इनमें कुछ इम्पोर्टेंट बात कि सन में जो न्यूक्लियर जो आपका है कोर में, उसके क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन में किस तरीके का फ्यूजन होता है कि फिजन होता है, तो इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक, जिसकी वजह से उसको ये हीट मिल रही है, ठीक, ये एनर्जी मिल रही है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। कहाँ पर होता है? इसके कोर में होता है, ठीक। गैस कौन सी प्रेजेंट है इसमें? इसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, ठीक है। और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सन के बारे में कि इसके अलावा अर्थ के पास जो हमारे सबसे करीबी जो है पहला स्टार हमारा सन है, और सेकंड कौन सा स्टार है जो नियरेस्ट स्टार है सन के, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है हमारा सेकंड नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, अर्थ का। इसके अलावा अगर प्लैनेट्स को आपको याद करना है तो ये इजी वे है याद करने के लिए। आप इसको याद कर सकते हैं,
माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स, ठीक है, सॉरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बट मैंने तो कभी इस तरीके का से नहीं याद किया। मैंने तो सीधे ऐसे ही मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, आप 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप ही याद हो जाता है, ठीक है। अब क्या है इनमें जो हम बात करते हैं, मरकरी हम कहते हैं हॉटेस्ट स्टार है हमारा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सबसे पास है हमारे सन से, इसलिए इसे हम कहते हैं बहुत ही गर्म है, हॉटेस्ट स्टार है, प्लैनेट है। और ये जो है कितना टाइम लेता है, 88 डेज लेता है एक हमारे एक राउंड को कंप्लीट करने में अर्थ का, ठीक है। इसको हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके क्योंकि इसका साइज़ और शेप बहुत हद तक मैच करता है हमारे अर्थ से, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात है जो प्लैनेट हमारा प्लूटो है, उसको हमने प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया है, उसको हमने ड्वार्फ्ड प्लैनेट के लिए डाला गया। अब ऐसा क्यों है, देखिए इसकी वजह से, इसकी पीछे एक वजह है, इसे ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा गया है। ड्वार्फ प्लैनेट इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा IAU, ठीक है, IAU, अभी IAU क्या है, IAU है द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इन्होंने क्या किया है, कहा है कि बेसिकली अगर हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को स्टार की कैटेगरी में डालते हैं तो उसमें उसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज पर उसको खरा उतरना है। अब 3 कैटेगरीज क्या है, सबसे पहली कैटेगरी उसकी ये आती है कि वो उसको सन के चारों तरफ चक्कर काटना है, ठीक। दूसरी उसकी कैटेगरी होनी चाहिए कि पहली ये हो गया, ये तो चलो प्लूटो कवर कर रहा है। दूसरी उसकी ये होनी चाहिए कि उसका सफिशिएंट मास होना चाहिए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का एक सफिशिएंट मास होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका एक राउंड शेप होना चाहिए, ठीक है। एक प्लूटो का भी एक अपना सफिशिएंट मास है और प्लस उसका राउंड शेप भी है, चलो उसने सेकंड कैटेगरी भी उसने कवर की। थर्ड कैटेगरी ये कहते हैं प्लैनेट होने के लिए, थर्ड कैटेगरी होनी चाहिए कि उसका अपना एक फिक्स्ड पाथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के पाथ को कट करे। बट ये जो थर्ड कैटेगरी थी, प्लूटो ने इस कैटेगरी को नहीं माना, और वो क्या करता है, प्लूटो जो करता है, क्या करता है, जब वो ऑर्बिट, ठीक है, इससे हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हालांकि नेपच्यून तक ही है, प्लूटो का नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बताती हूँ। बट प्लूटो क्या करता है, अपने ऑर्बिट में ना घूमते हुए वो अपने के साथ दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को कट करते हुए निकलता है। तो ये जो थर्ड उसकी कैटेगरी थी, उसने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं, उसको तो फॉलो ही नहीं कर रहा, और इसको फॉलो ना करने की वजह से इसको क्या किया गया है, हमने ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया है, और ये अब इस कैटेगरी से हट चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ की बात करते हैं, ओके, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ का जो शेप है, ठीक है, अब ये जो अर्थ है हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, ठीक। इसके अलावा जो ये अर्थ है इसका शेप जियोइड शेप है। कौन सा शेप है, जियोइड। अब जियोइड शेप कौन सा होता है, देखिए नॉर्मली हम देखते हैं तो हमें प्लैनेट एकदम गोल दिखता है, एक्चुअली में गोल नहीं है, ठीक। ये क्या होते हैं, हमारा जो प्लैनेट है थोड़ा सा ऊपर से दबा हुआ मान लीजिए, ठीक है।
ये ऊपर से थोड़ा सा पिचका हुआ, नीचे से पिचका हुआ, और ये मतलब थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। मैं एक्जैक्टली नहीं बना पा रही हूँ उसका शेप, बट फिर भी समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। ऊपर से पिचका, नीचे से पिचका, और इस तरीके का, और साइड से बल्जी सा निकला हुआ है, तो इस शेप का है, ठीक। इसे हम कहते हैं जियोइड शेप। तो अर्थ का एक्चुअली शेप क्या है? जियोइड शेप है, ठीक। इसके अलावा अर्थ हमें, अगर हम देखें तो अर्थ ब्लू हमें नज़र आती है, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है कि पहला रीज़न ये है कि अर्थ पर पहला क्या है, इसका मेन रीज़न यही है कि अर्थ पर 71% जो है पानी है, और 71% पानी होने की वजह से क्या है कि जो सनलाइट पड़ती है अर्थ पर, तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो वाइट लाइट को ब्लॉक कर देता है, और वाइट लाइट को ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, वो वाइट लाइट को कंज्यूम कर लेता है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमें वही नज़र आती है। तो इसी वजह से अर्थ हमें, और साथ में जो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर से जब वो लाइट जाती है तो वो स्कैटर्ड कर जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें पूरी अर्थ हमें ब्लू नज़र आती है। तो मेन रीज़न ये है जिसकी वजह से हमें अर्थ ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और अर्थ ही अब तक ऐसा एक प्लैनेट है जिस पर लाइफ देखा गया है, ज़िंदगी देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मून। अब हम बात करते हैं मून की, ओके। मून की अगर हम बात करें तो मून हमारा एक तरीके से नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है, और ये जो मून है, मून हमसे अगर मैं बात करूँ तो इसका डायमीटर 1/4, इसका डायमीटर जो है हमसे 1/4 1/4 के पास है, यानी हमसे बहुत छोटा है, फिर भी हमें मून इतना क्यों दिखता है? क्योंकि ये अर्थ से बहुत करीब है, ठीक। करीब होने की वजह से ये काफ़ी बड़ा दिखता है, और साथ ही साथ ये अर्थ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आप इसको देख सकते हैं, 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर है। और साथ ही साथ ये जो अर्थ है, एक ख़ास चीज़ मैं बताऊंगी, जो ये मून है, मून कभी आपने देखा होगा, मून का हमेशा हमें एक ही पार्ट दिखता है, हमें दूसरा फेज़ नहीं देख सकते, हमें हमेशा एक ही फेज़ दिखता है। क्यों? जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक। अर्थ के, आपको पता है चारों तरफ मून चक्कर काटता है, ठीक। जब मून चक्कर काटता है तो क्या होता है कि जो अर्थ का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, इन दोनों में जो टाइम है वो इक्वल हो जाता है। वो कितना होता है? 27 लेता है, ठीक है। अब जब रोटेट भी वो बराबर कर रहा है और रिवॉल्व भी उतना ही समय ले रहा है, तो इसकी वजह से हम जो उसके पीछे वाला फेज़ है, तो दूसरा फेज़ है, हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मून का एक ही हिस्सा नज़र आता है। दूसरी चीज़, मून पर कोई भी लाइफ नहीं है, किसी तरीके की ज़िंदगी नहीं है। इस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे नज़र आते हैं हमें, यहाँ पे पहाड़ है, इस तरीके गड्ढे हैं, और बहुत ही अनइवन इसका सरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। देखिए अभी हमने ना उसमें देखा था, अभी मैंने आपको दिखाया था, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो होती है ना, कभी भी ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें किसके कहाँ पर मिलती है, तो हमेशा मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है, इसको हमेशा याद रखना है। मार्स और जुपिटर के बीच में हमें मिलती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ओके। अब आगे बढ़िए। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि इसमें क्या डिफरेंस है, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, मीटेरॉइड्स, मीटियोर, ठीक, इनमें क्या डिफरेंस है, कई बार मैं आपको बताती हूँ। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये एक लार्ज रॉकी बॉडीज़ होते हैं, जो स्पेशली क्या होता है, दूसरे प्लैनेट्स या स्टार से टूटे हुए टुकड़े होते हैं, जो कि ना सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, सॉरी स्टार्स की नहीं, स्पेशली प्लैनेट्स के, और सेटल, ये जो होती है ना सारी, इन सब के बड़े बड़े रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, बिग रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, बड़े बड़े रॉकी प्लैनेट्स होते हैं,
जो उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें ज़्यादातर किसके बीच में देखने को मिलती है, मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। मिटियोर्स क्या होते हैं, ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और ये भी चक्कर काटते हैं किसके, सन के आसपास काटते हैं। जब कभी भी ये मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और उसमें बर्न कर रहे होते हैं, तो आपने कई बार इसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, तो इनको हम मिट्योर कहते हैं, मिट्योर्स, ठीक है। क्लियर हो गया। एस्ट्रॉइड बहुत बड़े रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, रॉकी बॉडीज़ होती हैं जो कि स्पेस में ओपनली फ्लोट कर रहे होते हैं, बट इनका एक ऑर्बिट होता है जो सन के चारों तरफ ये एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें कहाँ मिलती है, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये एस्ट्रॉइड से स्मॉल होते हैं, यानी स्मॉल रॉक्स होते हैं, और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है। और ये जब भी किस अर्थ के उसमें एंटर कर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो यहाँ एयर में जो फ्रिक्शन होती है, एयर फ्रिक्शन से ये बर्न करने लगते हैं, और बर्न करने की वजह से इन्हें ये ऐसा हमें लगता है कि जैसे टूटता हुआ तारा जिसे हम बोलते हैं, तो शूटिंग स्टार्स के नाम से भी कहा जाता है। तो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो हम इन्हें मिट्योर कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं और ज़मीन पे आ गिरते हैं, इस कंडीशन में हम मेटेराइट कहते हैं इन्हें, ठीक है, मेटेराइट कहते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। नेक्स्ट है ये गैलेक्सी। देखिए कई बार जब क्या होता है कि हम स्काई में देखें, बादलों में दिखता है रात को जो बहुत क्लियर स्काई होता है, तो हमें इस तरीके के वाइट जो लाइट होती है, लाइट नुमा एक पट्टी सी नज़र आती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दिखती है ना, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। और जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी को हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें कई सारे प्लैनेट्स और स्टार्स से मिलकर बनी हैं। और हमारे पूरी यूनिवर्स में ऐसी कई गैलेक्सीज़ हैं जो कि फ्लोट कर रही होती हैं। भाई यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ना अपने में बड़ा मज़ेदार है। बहुत सारी छोटी छोटी गैलेक्सीज़ मिलकर ना यूनिवर्स बनाती हैं, और इस यूनिवर्स का कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप इसकी ना शुरुआत देख सकते हो ना अंत देख सकते हो, बहुत जगह फैला हुआ है। स्टिल जो हमारे साइंटिस्ट हैं इसको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक इस पर रिसर्च जारी है। हम कई लाइट ईयर्स, अब लाइट ईयर्स क्या है, लाइट ईयर्स जैसे फॉर एग्जांपल हम किलोमीटर्स और मीटर्स में डिस्टेंस को यहाँ पे अर्थ में नापते हैं, बट भाई किलोमीटर और मीटर तो बहुत छोटी यूनिट हो जाती है ना यूनिवर्स के लिए, तो हम उसको नहीं नाप सकते। तो उसके लिए एक यूनिट रखी गई है लाइट ईयर्स। तो यूनिवर्स में जो डिस्टेंस नापी जाती है वो लाइट ईयर्स में नापी जाती है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ है आपके जानने के लिए। इस तरीके से चैप्टर फिनिश होता है आपका। होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें हर चीज़ को कवर किया है। अब जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए गिफ्ट है, आप इसको कीजिए। और आपको किसी भी चीज़ में डाउट है या आपके कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रह गया जो नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको ज़रूर पूरा अच्छे से समझाने की फिर से कोशिश करूँगी। होपफुली मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने चाहिए मेरे ख्याल से ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली इस तरीके के से जो एक एक सब्जेक्ट लेके, एक एक चैप्टर लेके मैं डेली अपलोड करूँगी। इस तरीके से आपकी ज्योग्राफी की A to Z की जिम्मेदारी मेरे हाथ में। आप इसको देखिए, सुनिए, आपको बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी ज्योग्राफी आपके हाथ में होगी। हर तरीके का क्वेश्चन आप ना अपने एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। ओके, थैंक यू, बाय।